हाँ जी, कहाँ तक हो गया था? ठीक है। किसमें? चलो आगे बढ़े, लिखें, ऊपर हेडिंग डाल लें, लेक्चर 3 सर्कुलर मोशन। डेट डाल दिया करो, लेक्चर नंबर डाल दिया करो। उससे क्या होता है, रिवीजन करते समय मान लो कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसी डेट का, उसी लेक्चर का अपन वीडियो देख सकते हैं। तो डेट डाल दिया करो, जब भी लेक्चर स्टार्ट हो लेक्चर नंबर और डेट। उससे क्या होता है, मान लो अपन दिसंबर जनवरी में रिवाइज कर रहे हैं तो अपन वो पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आई तो उसको अपन एक बार और सुन सकते हैं। चलो, आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है, केवल 15 से 20 मिनट की थ्योरी है। बाकी आज का पूरा लेक्चर, कल का पूरा लेक्चर सिर्फ क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स। चैप्टर बहुत आसान है, सर्कुलर रोटेशनल में अपन को ज्यादा जोर लगाना है और इसको बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करना है। चलिए अब समझिएगा, एक बार मैं आपको पहले भी समझा चुका था जब वेक्टर स्टार्ट हुआ था, आज फिर समझा रहा हूं, उसी अंदाज में वही बातें बोल रहा हूं। एक बार सुनेंगे तो बात बढ़िया तैयार भी हो जाएगी। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखना, मान लो कोई पार्टिकल इस कर्व पे जा रहा है, इस कर्व पर मोशन कर रहा है, मैं यहां खड़ा हूं, इस पॉइंट पे चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले बताइए वेलोसिटी की दिशा, तो बोलिए वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है। हमेशा क्या होती है, टेंजेंशियल टू द पाथ। ट्रेजेक्टरी के क्या होती है, टेंजेंशियल। ये वेलोसिटी हमेशा। सर ऊपर ही क्यों आई, वो देखिए तीर का निशान ऊपर जा रहा था, अगर वो नीचे आ रहा होता पार्टिकल तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ था, नीचे। बोलो बात क्लियर हुई? ठीक है, अब मान लो इस पॉइंट पर जो एक्सीलरेशन है वो इस दिशा में है, जो एक्सीलरेशन की दिशा है वो इधर है। अब मुझे इस ए के दो कंपोनेंट करने हैं, कौन सी दिशा में करने हैं वो भी सेट है। एक करना है वेलोसिटी के अलोंग और एक करना है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो पहले वो दिशा बना लेता हूं कि मुझे कौन सी दिशा में करना है। एक तो वेलोसिटी के अलोंग, ये डॉट 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 खींचा, और एक इसके परपेंडिकुलर, एक इसके परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखिए, मुझे किसके कंपोनेंट करने हैं, ए के। ए के एक्सीलरेशन का ऐसा कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, इसे हम बोलते हैं एटी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का ऐसा कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल, रेडियल, नॉर्मल, सब एक ही बात है। तो आज इन दोनों से खेलना है, पहले इन सबके नाम बोलना सीखो, डर तभी हटेगा और फिर क्वेश्चंस करते जाएंगे, धीरे 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 दिमाग डेवलप होता जाएगा। v तो वेलोसिटी है, ए कौन है, एक्सीलरेशन। किसके कंपोनेंट कर रहे हैं, एक्सीलरेशन के। कहां कहां, एक अप अलोंग और एक परपेंडिकुलर। एक चित्र और बनाता हूं, आप देखना। ये पंखा या सीडी, सीडी आती थी पहले, वो सीडी ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। मैं इस पॉइंट पर अध्ययन कर रहा हूं, ठीक है। वापस से 3 बार बनाऊंगा डायग्राम, हर डायग्राम थोड़ा 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 आपके दिमाग में बेहतर होता जाएगा। सबसे पहला यहां वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी टेंजेंशियल, पीछे आएगा या आगे आएगा,
पीछे या आगे? इधर, जिस दिशा में घूम रहा है ये v वेक्टर। बताओ v में हाँ है क्या बच्चे? मान लो a इधर है, मान लो a इधर है, कहीं भी हो सकता है, अभी देखते जाएंगे। a इधर है, अब a के क्या करने हैं? कंपोनेंट। कहां कहां करेंगे? अलोंग। एक तो इसके अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर। ये वाला कंपोनेंट इसे बोलेंगे टेंजेंशियल, और ये वाला कंपोनेंट इसे बोलेंगे सेंट्रीपिटल। अब दोनों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वो समझो। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का रोल है, अभी सब लिखाऊंगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का रोल है स्पीड को बढ़ाना या घटाना। सर कब बढ़ेगी कब घटेगी? अगर सेम दिशा में होगा। कौन कौन? एटी और वेलोसिटी। देखो बिंदास, v कहा? लेफ्ट। एटी भी कहा? पक्का पक्का ये स्पीड अप होगा। ये पता है कब की स्थिति है? जब पंखा रुका हुआ है और आपने बटन दबा दिया, इस समय की स्थिति है। अब उल्टा बनाता हूं, देखना। पंखा घूम रहा था और आपने बटन को बंद कर दिया, अब देखना मजे आएंगे। सबसे पहले v बनाओ, v एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां टेंजेंट पीछे। सर तीसरी बार बता रहे हो, क्यों सर ऐसा क्यों? भाई फिजिक्स का डर कैसे हटेगा? एक बार में डर थोड़ी ना हटेगा। बैक टू बैक तीसरी बार, ताकि डर हटे, क्वेश्चन घर जाके पढ़ने का मन करे, मॉड्यूल खोलें, ईएलपी करें, ज्यादा प्रश्न लगाएं, सब्जेक्ट का डर हटे। ये मुहिम में जुटे हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन करा रहे हैं 80-80, 90-90 सवाल, कि यार डर हटाना है। सब्जेक्ट बच्चा घर जाके पढ़े, उसको सब्जेक्ट से प्यार हो, इसलिए बार बार बैक टू बैक चीजें। कि देख सबसे पहले वी खींचा, अब मान लो ए की दिशा ऐसी है, ये ए ऐसा है, तो बताओ कहां कहां कंपाउंड करने हैं? पहले लाइन खींचो, वेलोसिटी के अलोंग और परपेंडिकुलर हमेशा। अब बताओ इसका कंपाउंड इधर आएगा या पीछे आएगा? तीर का निशान ऐसा है तो इधर ही तो आएगा, एटी, और ये एसी। अब बताओ एटी और वी अपोजिट हैं, तो पक्का पक्का ये स्लो डाउन होगा। एटी और वी सेम डायरेक्शन में है, स्पीड अप होगा। ये सेम डायरेक्शन में है, स्पीड अप होगा। और समझिए, मान लो सर क्लॉक नहीं, एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉक ले लेते हैं। सर मैं इस पॉइंट पर हूं, चल बता, सबसे पहले वेलोसिटी बता कहां आएगी? नीचे। अब मजा आने वाला है, माना एक्सीलरेशन इधर है, ये क्या कर दिया आपने? इसके कंपोनेंट कैसे करूंगा? करने कहां होते हैं तो पहले ये बोल, कहां करने होते हैं? वेलोसिटी के अलोंग, और ये तो पूरा एक्सीलरेशन ही परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसका टेंजेंशियल कोई कंपोनेंट नहीं होगा। जब टेंजेंशियल कंपोनेंट ही नहीं होगा तो इसकी स्पीड ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, इसकी स्पीड रहेगी कांस्टेंट। इसे कहा जाता है यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगाना, कांस्टेंट वेलोसिटी मत बोल देना, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, उसकी तो डायरेक्शन लगातार बदलती है। क्या बोलना? कांस्टेंट स्पीड। इसमें स्पीड बढ़ रही है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चाहे बढ़े या घटे, ये दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म है। इसके अलावा चौथा केस बन नहीं सकता। आप खुद विचार करो ना, सवाल, मॉड्यूल, ईएलपी तो दूर है, खुद सोचो। हाँ सर, तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो सर्कुलर मोशन करते समय स्पीड बढ़ जाए, या स्पीड कम हो जाए, या स्पीड कांस्टेंट हो। इसके अलावा चौथा केस बनेगा नहीं, सवाल आएगा कहां से नया? यही चार केस, तीन केस बनेंगे। बोलो क्लियर है क्या बात? डायग्राम बनाओ, फिर एक एक चीज लिखते हैं। सारा पहले भी लिखाया हुआ था, आज फिर लिखाऊंगा। कोशिश करो, हम क्या कर रहे हैं? एक्सीलरेशन के कंपोनेंट कर रहे हैं।
कौन सी दो दिशाएं वो बोलो, तीनों चित्र बनाते समय वो दिशाएं बोलना, एक वेलोसिटी के अलोंग और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। सब हो जाएगा, सवाल भी बनेंगे, टॉपिक शानदार तैयार होगा, केवल यही टारगेट है, टॉपिक बढ़िया करना है। सर्कुलर मोशन आसान चैप्टर है, बहुत अच्छे से करेंगे। इसकी ईएलपी शुरू कर लेना, कुछ कुछ क्वेश्चन बने होंगे, जिन्होंने नहीं करी पहले क्लास नोट्स के सवाल करो। नदीम कितने हो गए क्लास में? 18 कर चुके अपन 2 लेक्चर में, तो पहले वो 18 करने हैं, उसके बाद ईएलपी करनी है। इसका आंसर 0.6 आ रहा है, ठीक है, करेक्शन करवा देंगे। बोलूं? अब रोज आना है, अपने छुट्टी नहीं माननी है, रोज आती है पक्का? कल का लेक्चर दिखा किया था, हाँ चलो। चित्र बन गए क्या सारे? जल्दी आ जाओ, पूरे शब्द बोलो, ओपन अप हो कि सर हमें एक्सीलरेशन के कंपोनेंट करने हैं, एक कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग है और एक उसके परपेंडिकुलर है। जो अलोंग होगा उसमें दो बातें संभव हैं, या तो उसी डायरेक्शन में होगा या विपरीत। उसी डायरेक्शन में हो गया स्पीड अप, विपरीत स्लो डाउन। ये तो कितनी पुरानी बात है, कोई नया रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। पत्थर को ऊपर फेंको, पत्थर की वेलोसिटी ऊपर, ग्रेविटी का एक्सलेशन स्लो डाउन ही तो होता है। कोई नई चीज थोड़ी ना पढ़ रहे हो लाला। जब जब v और a अपोजिट दिशा में होते हैं तब तब स्लो डाउन होता है। ओमेगा और अल्फा अगर अपोजिट दिशा में है तो स्लो डाउन होगा। लिखो, पहली हेडिंग डालो, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लिखो, पहला पॉइंट, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पहला पॉइंट, द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, और अच्छा है एक्सीलरेशन का लगा तो नेट, NET नेट, वो तीर का निशान लगा के ऊपर लिखते हैं ना वैसा वाला। आओ सब मिलके लिखेंगे आज एक साथ। लिखो, द कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सीलरेशन in the direction of velocity, in the direction of velocity or in the opposite direction of velocity, in the opposite direction of velocity is called tangential acceleration, is called tangential acceleration। लिख लो, वो वेक्टर वाली कॉपी खोल के मत बैठो, लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, द रोल ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, द रोल ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज, बताइए इसकी क्या जिम्मेदारी है?
स्पीड को बढ़ाना या घटाना. The role of tangential acceleration is to change the speed of the particle. स्पीड ऑफ द पार्टिकल. इसकी जिम्मेदारी है स्पीड को बदलना. बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है. तीसरा बिंदु लिखो. इफ द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन if the direction of tangential acceleration is in the same direction of velocity vector, in the same direction of velocity vector, तो बताओ क्या होगा. स्पीड अप. देन स्पीड increases. Speed increases and vice versa. And vice versa. चौथा पॉइंट लिखिए. If a particle is moving, if a particle is moving in a circular path, in a circular path with constant speed, then its tangential acceleration at, a और नीचे सबस्क्रिप्ट t, at will be 0. Then its tangential acceleration at will be 0, and this is called uniform circular motion. And this is called uniform circular motion. अब चारों बिंदु पढ़ो. अभी बोलने की इच्छा रखना कि मैं चारों बोल दूं. डायग्राम पूरे कर लो और ये 4 पॉइंट पढ़ लो. बार बार दिमाग में आज और कल ये इसी पर क्वेश्चन आएंगे. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का रोल, स्पीड को बढ़ाना या घटाना. जब आप बोल रहे हो बढ़ाना या घटाना, मतलब दो केस हो गए. बढ़ेगी कब? जब सेम डायरेक्शन में होगा, और विपरीत दिशा में होगा तो घटेगी. और अगर कांस्टेंट रह गई तो 80 होगा ही नहीं. इसे बोलते हैं यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सारे चित्र बना लो, अच्छे से देख लो. अब आते हैं इसके फॉर्मूले. तो फॉर्मूले देखते हैं. 80 इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. तो 80 का पहला फॉर्मूला dv बाय dt. 80 dv बाय dt गलत है. वेक्टर साइन लगाते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर होते ही क्या बन जाएगी? वेलोसिटी. वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन तो नेट एक्सीलरेशन देगा. नेट. और ये 80 नहीं देगा. 80 के लिए क्या चाहिए? dv बाय dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, एक ही बात है. देखना ध्यान से. देखो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पकड़ो. रटनाबाजी में काम मत चलाओ. योग्यता रटने में नहीं है, समझकर अप्लाई करने में है. दोनों एक ही बात है. ये लिखना गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा? महसूस करो. ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच इज एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन, जो आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ा, 11वीं में पढ़ा. जबकि 80 क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. या तो v लिख दो, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने का मन हो रहा है तो वेक्टर लगा के क्या ले लिया? मॉड. उससे वो क्या बन गई? स्पीड. बोलो हाँ है क्या? और बताइए. v की जगह
AT बराबर dV बाई dt, V की जगह लिख दो ओमेगा आर, कल सिखाया था ओमेगा आर, ओमेगा आर, आर बाहर ले लो रेडियस है, डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी अल्फा। तो AT का एक नया फॉर्मूला आ गया आर अल्फा, AT का एक नया फॉर्मूला आ गया आर अल्फा। इन सबसे खेलना है, अभी सवालों का सैलाब आ जाएगा, सैलाब आएगा तो ये समझने पड़ेंगे, तब क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ये AT का फॉर्मूला dV बाय dt याद होना चाहिए, AT का फॉर्मूला आर अल्फा, AT का बेसिक फीलिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। वो कहेगा पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगा रहा है, तो तुरंत सोचना पड़ेगा कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस समय तो AT 0 होगा। ये सारी बातें एट अ टाइम याद करनी पड़ेंगी। कुछ लोग और इसका चेंज कर देते हैं, वो देखिए AT बराबर dV बाई dt, क्या करते हैं ds से गुणा कर देते हैं, ds से भाग, dx से भी कर सकते हैं, अच्छा है जो, सोचो इससे क्या फायदा मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा ds बाई dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, v dV बाय ds। अब अचानक से इतने सारे फॉर्मूले आ गए, पर जब तक इनकी समझ नहीं आएगी तब तक प्रश्न करने में मजा ही नहीं आएगा। केवल रट लोगे उससे नहीं अप्लाई हो पाएंगे। कब कौन सा लगेगा वो मैं सिखाऊंगा कि तुझे कब कौन सा सोचना है, पहले दिमाग में बैठा लो। सबसे बेसिक यहीं से काम हो गया, देखो मैंने तो इसको पकड़ा, इससे मेरे सारे बन गए, dV बाई dt से v रखा आर अल्फा बन गया, स्पीड कांस्टेंट थी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, फिर मैंने ds से गुणा भाग किया, नया फॉर्मूला बन गया। तो घर पर भी पहले लिखकर फॉर्मूले खुद बनाओ, एकदम से रटते नहीं है, पहले फॉर्मूले खुद बनाते हैं। अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एक बार v की जगह रखा ओमेगा आर, एक बार v को रख दिया कांस्टेंट, एक बार ds से गुणा भाग कर दिया, अलग अलग फॉर्मेट आ गए। बोलिए क्लियर है क्या? तो आइए AT का रोल बताइए, AT का रोल स्पीड को बढ़ाना या घटाना, अगर वेलोसिटी के साथ है तो बढ़ेगा, अपोजिट है तो घटेगा। आइए AT की सारी जानकारी एक ही बक्से में कैद कर लें, AT रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, खबरदार खबरदार v के ऊपर वेक्टर साइन मत लगा देना, क्या हो जाएगा वेक्टर लगाने से, वो वेलोसिटी बन जाएगी, वेलोसिटी नहीं है स्पीड है। दूसरा आर अल्फा, तीसरा v dV बाय ds। लो भाई साहब ये AT याद आ गया, पुराने भी याद कर ले चाहिए हमेशा। थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ओमेगा बनता है, ओमेगा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अल्फा। इतना अच्छा याद कर लो, इतने बढ़िया सवाल बना लो कि मजा आ जाए। ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड, अल्फा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई f 2 पाई बाय t। यार सभी करेंगे ना, 15-20 बच्चे क्यों करें, मैं पास वाले को क्यों देखूं कि वो कर लेता है, मैं भी तो करूंगा, मेरा भी तो नंबर आएगा। सब सीखो ना, दिक्कत क्या है, हर बच्चा सीखेगा ना भाई, डर हटाना है फिजिक्स का, हर बच्चा सीखो एकदम क्लियरिटी से कि अपन को ये सारी बातें याद है, प्रश्न करने में मजा आ जाएगा, सारे बन जाएंगे, मैं खड़ा हूं एक एक बनवाऊंगा हर बच्चे से। बोलो क्या AT की सारी बातें क्लियर, और यहीं एक स्टार लगा लो।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा AT 0, स्पीड कांस्टेंट। चलो, मेरे हिसाब से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पूरा एकदम बढ़िया इकट्ठा कर लिया, तो 6 पॉइंट लिख लिए, थ्योरेटिकल सवाल सही हो जाए, डायग्राम समझ लिए, सारे फॉर्मूले देख लिए। अब आइए लाइन चेंज करिए, जल्दी से बराबर आए, लिखें सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन ब्रैकेट में लिखिए नॉर्मल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन, सही है। चलो अब लिखो, पहले खुद बोलो टूटा फूटा, बताओ। पहला, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऐसा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, पहला टूटा फूटा सेंटेंस। दूसरा, वहां उसकी जिम्मेदारी थी स्पीड को बढ़ाना, यहां जिम्मेदारी है मोड़ना, मोड़ना उसकी डायरेक्शन को बदलना। डायरेक्शन को बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? सेंट्रीपिटल की। तीसरा खतरनाक है, दुनिया का कोई भी सर्कुलर मोशन हो, चाहे यूसीएम, चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एसी हमेशा होगा, सेंट्रीपिटल हमेशा होगा। क्यों आशीष सर? क्योंकि अगर उसको सर्कल पे घूमना है तो डायरेक्शन तो लगातार बदलनी ही, मतलब सेंट्रीपिटल हमेशा प्रेजेंट होगा। टेंजेंशियल तो मे और मे नॉट भी है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल 0, बट एसी कभी 0 नहीं होगा अगर उसको सर्कुलर मोशन पे चक्कर लगाना है, और इसकी दिशा हमेशा सेंटर की तरफ ही होगी। ये देख लो, 4 डायग्राम है, तुमने अलग अलग कोशिश करी, टेढ़ा मेढ़ा बनाया, ये तो कर्व है। सर्कल होगा तो हमेशा देखिए सर्कल के सेंटर की तरफ ही है, तभी तो इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। क्या ये 4 बिंदु लिखवा दूं? आइए लिख लो। पहला, लिखें सेंट्री, हाँ पॉइंट हेडिंग डाल दी थी क्या? लिखें पहला पॉइंट, द कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सीलरेशन, द कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सीलरेशन which is perpendicular to the direction of velocity, is called centripetal acceleration, is called centripetal acceleration. दूसरा पॉइंट, the role of centripetal acceleration, the role of centripetal acceleration is to change the direction, तीसरा, in every circular motion, either UCM or NUCM
आइदर UCM और NUCM, comma centripetal acceleration is always present, चौथा, the direction of centripetal acceleration, ऐसा लिखना, बाद में पढ़ने का मन करे तो पढ़ने का मन ही नहीं करे। The direction of centripetal acceleration is always directed towards the center of the circular path. बोलो, सारे पॉइंट क्लियर है? टेंजेंशियल के लिखा दिए, बढ़िया, एकदम सिस्टमेटिक, ताकि एक बार पढ़ते ही सारे क्लियर। अब सर, अब क्या सर, जिस प्रकार आपने इसके फॉर्मूले निकाले, इसके भी तो कुछ ना कुछ फॉर्मूले आएंगे, चलो वो पढ़ लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो सभी को रटा हुआ है, v²/r। सर मैं तो mv²/r रटा हुआ है, mv²/r तो फोर्स है, m हटा दो तो एक्सीलरेशन बचेगा v²/r, और अगर v की जगह क्या डाल दें, ओमेगा r, तो AC बराबर ओमेगा r का होल स्क्वायर बटे r, ओमेगा स्क्वायर r² बटे r, तो ओमेगा स्क्वायर r। दो फॉर्मूले हैं सर, कब कौन सा लगाएं वो तो सवाल पे डिपेंड करेगा। अगर v पता है तो v²/r लगाओ, ओमेगा पता है तो ओमेगा²r लगाओ। r क्या है, r रेडियस, r है रेडियस। सर ये कहां से आ जाते हैं फॉर्मूले, वो बता दो, वो भी सिखा देता हूं। कहीं से तो आए होंगे सर, ओमेगा²r, मैं तो मन ही नहीं कर रहा v²/r, मैं तो v की पावर r सोच रहा हूं, तो वो भी बता देते हैं। बाकी परीक्षा में तो याद होना चाहिए। चलें सोचें, आओ, बहुत ही आसान है, कहीं दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट बहुत आसान है। सभी लोग बोर्ड पे देखना, सभी लोग बोर्ड पे देखना, फिर बाद में लिखना। एज वी नो, v बराबर होता है ओमेगा क्रॉस r, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, dv/dt, d/dt ओमेगा क्रॉस r। आंखें खोलना, ये dv/dt a देगा, at नहीं देगा, क्योंकि वेलोसिटी है a। अब दो संख्याएं क्रॉस में है, बेसिक मैथ्स डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल, क्या करेंगे, ओमेगा को छोड़ा, किसका डिफरेंशिएशन, r का, प्लस r को छोड़ा, क्या बात क्लियर है क्या? देख लो, पक्की बात है। अब ध्यान से देखते जाओ, a dr/dt, dr/dt क्या होगा, वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम, ओमेगा क्रॉस v, ओमेगा क्रॉस v प्लस r क्रॉस अल्फा। याद करिए, एक इसमें ये दो एक्सीलरेशन है, ये तो आपको पता है, r अल्फा कौन है, at, ये कौन है, ac। अब बताइए सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या निकल कर आया, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला ओमेगा क्रॉस v, ओमेगा क्रॉस v। ध्यान से देखते जाना, कल बताया था, पन्ना पलटना, डायग्राम भी दिखाया था, ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के, याद करो,
परपेंडिकुलर हैं, क्रॉस हटाओगे ए बी साइन थीटा ए सी, याद आया? फिर ओमेगा वी की जगह ओमेगा आर साइन 91 ए सी ओमेगा स्क्वायर आर। जरूरत नहीं है कॉपी भरने की, काहे कॉपी भरे हैं, सीधापन को याद होना चाहिए। बता दिया एक बार कि चल भाई इस तरह से होता है, काहे कॉपी भरे, वैसे इतनी भरी हुई वो ही नहीं पढ़ी जाती सर, सर जो लिखा है वो ही नहीं पढ़ पाते, डेरिवेशन की जरूरत नहीं, बता दिया। मन में होता है ना फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोई एसएसटी थोड़ी ना पढ़ रहे, तो इसलिए बताना जरूरी होता है, पर अब परीक्षा में याद होना चाहिए। सेंटीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर, बोलो क्लियर है? तो बेटे दो तरह के एक्सलेशन हो गए, टेंजेंशियल और सेंटीपिटल। सेंटीपिटल तो हमेशा प्रेजेंट होगा, दुनिया में अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंटीपिटल है और हमेशा सेंटर की तरफ ही लगेगा। टेंजेंशियल तो हो भी सकता है और डिपेंड, अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई तो 80 0। तीसरा लिखिए नेट एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन। अब बताइए ए नेट कैसे निकालेंगे, कोई भी फोटो बना के देख लो, दोनों परपेंडिकुलर ही थे, चेक करो आप एक बार फिर बना लो, ये था आपका 80, सेंटर की तरफ था ये AC, भाई साहब हमेशा ही 90 पे होंगे, कारण खुद सोचो, ये है टेंजेंशियल और ये है रेडियल, ये तो हमेशा ही 90 पर होंगे। वेक्टर जिंदाबाद, अगर दो वेक्टर 90 पर हैं तो रिजल्टेंट दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, 80 स्क्वायर प्लस AC, नेट एक्सीलरेशन। बोलिए क्या क्लियर है? कोई बताएगा नेट की दिशा कहाँ आएगी? स्वाभाविक है बीच में आएगी, स्वाभाविक है बीच में आएगी। कभी कभार ऐसे आ जाता है, ये एक्सीलरेशन दे दिया 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चक्कर लगा रहा है ऐसे, ये दे दिया 60, अब आपसे पूछा है 80 बताओ AC बताओ, अब बच्चे फॉर्मूले लगा लगा के परेशान है। भाई बेसिक से चलो, आप बेसिक क्या कर रहे हो, पढ़ क्या रहे हो? सर मैं एक्सेलेरेशन को तोड़ रहा हूं, तभी तो नाम आ रहा है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन। ये एक्सेलेरेशन दे रखा है 24, अब आप क्या करोगे बताओ, इसका इधर वाला कंपोनेंट एंगल से चिपका हुआ 24 cos 60, ये कौन हो गया? AC। दूसरा वाला 24 sin 60, ये क्या हो गया? 80। नीट में आया हुआ, अभी आएगा क्वेश्चन। तो एक्सीलरेशन दे रखा हो तुरंत आप उसको क्या कर दो, कंपोनेंट, जो सेंटर की तरफ होगा वो सेंट्रीपिटल होगा, जो टेंजेंट के लग होगा वो टेंजेंशियल होगा, लिख लो। यहां आपसे कोई पूछे AC बताओ, हो जाएगा 24 cos 60, 80 बताओ 24 sin 60। बोलो, 1 मिनट का ब्रेक लो, सारे एक्सीलरेशन की अब फील ले लो, टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल, नेट एक्सीलरेशन, उनका डायरेक्शन, फॉर्मूले, ये सब पता होंगे तो अगले 15 क्वेश्चन में मजा आ जाएगा।
बढ़े आगे, चलो नीचे लगाओ की पॉइंट। अब सबसे पहले सोचो एटी के जुगाड़, बोलो एटी का जुगाड़, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और बोलो दूसरा आर अल्फा, और बोलो वी डीवी बाय डीएस। सर कब कौन सा लगाएंगे, कब कौन सा लगाएंगे, मैं आपको बताता हूं, देखना दिमाग चलाना। आपको वेलोसिटी दे रखी है फंक्शन ऑफ टाइम, आपको वेलोसिटी दे रखी है फंक्शन ऑफ एस, आपको थीटा दे रखा है फंक्शन ऑफ टाइम। तीनों में दिमाग लगाओ, मजा आएगा। जब वेलोसिटी, ये एफ टी समझ पा रहे हो बेटा, ये उर्दू का शब्द समझ पाते हो, ये एफ टी नहीं है, इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ टाइम। कोशिश कर बेटा, फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा राजकुमार, ऐसा टी स्क्वायर प्लस टी, 3t स्क्वायर माइनस टी, इसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ। अगर ऐसा दे रखा हो तो बताओ तुरंत एटी के लिए कौन सा याद करोगे, इसके लिए मैं यूज करूंगा डीवी बाय dt, उत्तर आ जाएगा। एस का फंक्शन है, क्या यूज करूंगा, v dv बाय ds। आशीष सर ये कैसे करूंगा, इसका क्या करोगे, थीटा का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, क्या आएगा ओमेगा, फिर ओमेगा का करोगे, क्या आएगा अल्फा, और फिर क्या लगाओगे, एटी बराबर आर अल्फा। ये मेरे अभी पहले 3 प्रश्न है, ये वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एस, थीटा फंक्शन ऑफ टाइम, तो अपन को तीनों प्रोफाइल पता होनी चाहिए। फंक्शन ऑफ टाइम हो, इसको यूज करेंगे, सही यूज करना ही तो इंपॉर्टेंट है। ये हो गया साहब एटी की बातें, लिख लो। सोचो एसी की बातें, एसी की बातें बताओ, एसी की 2 ही बातें हैं, या तो वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर। एसी तो हमेशा प्रेजेंट होगा, एसी तो हमेशा प्रेजेंट होगा। और तीसरा बताइए नेट, नेट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एटी स्क्वायर प्लस एसी। लो साहब, ये स्लाइड अगले 25 क्वेश्चन सॉल्व कर देगी, ईएलपी के, क्लास नोट्स के, मॉड्यूल के, ये अकेली स्लाइड। तो पहला आधे घंटे तो हमने उसके डेफिनेशन समझी, उसके कॉन्सेप्ट समझे, डेरिवेशन समझे, और बाद में इसको बहुत हाईली सिस्टमेटिक कंक्लूड कर दिया कि अब अगर मुझे ये सब बातें पता है, अब सर सवाल आने दो, अब सवाल से फाइट करने में मजा आएगा कि कब क्या लगाना है। हाँ, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन, स्पीड है, स्पीड। वेक्टर फॉर्म में तो कैसे संबंध होगा, v दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 3t, तो वेलोसिटी तो होगी नहीं, स्पीड होगी। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, अगर आई कैप जे कैप में दे रखा होगा तो उसका डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन देगा, ये स्पीड दे रखी है। अगर आई कैप जे कैप होगा, वेक्टर फॉर्म होगा, तो क्या देगा, एक्सीलरेशन। अगर स्पीड होगी, क्या होगी, स्पीड, तो बताओ क्या देगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अगर यही आई कैप जे कैप लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा, वी वेक्टर, और वी वेक्टर का डिफरेंशिएशन 80 नहीं देता, 80 नहीं देता, वो क्या देता है, नेट एक्सीलरेशन। आया समझ में, बढ़े आगे। भाई करें क्या क्वेश्चन,
चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, ले आइए सब क्वेश्चन, सब जमा रखे हैं, सब सिस्टमेटिक। हाँ, इसमें तो हम सिर्फ क्वेश्चंस का इनपुट डाल दीजिए, जैसे सर्कुलर मोशन 1000 क्वेश्चन डाल दिए इसमें, तो ये अपने आप टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक उसको सरल से कठिन क्या कर देता है, अरेंज कर देता है। सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसको अपने आप ऑटो अरेंज कर देता है। लिखिए पहला, अब बिल्कुल बातचीत बंद, अब टेस्ट करो कि यार जो हमें पढ़ाया आधा घंटा, यार हमें कितना समझ में आया। टेस्टिंग, खुद की खुद से लड़ाई लड़ो कि यार जो जो समझाया मैंने हाँ हाँ तो भर दिया था अभी तुरंत, सवाल में क्या होता है वो चेक करके देखते हैं आज। कितना, अब सोचो, स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो बताओ 80 कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, dv बाय dt, सब याद हो जाएंगे, हर बच्चा करेगा, यही इंपॉर्टेंट है, सबको सिखाना है। v रख दिया, 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 5, एक एक बच्चा सीख कर जाएगा, सिर्फ यही मोटो है, dv बाय dt। अब बताइए 3 बाहर, टी स्क्वायर का 2t, पावर को आगे लाए, पावर में से एक हटाए, डिफरेंशिएशन है ये। 5 अकेले t का, अकेले t का 1, 5 का, तो ये आ गया 6t प्लस 5, आ रहा है क्या देखो सबका, और t बराबर 1, t बराबर 1, तो 80 11 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा हाथ तेज चलाइए ताकि खूब सारे वैरायटी के क्वेश्चन कर सकें, एक भी नया क्वेश्चन नहीं बचे, मॉड्यूल करें, बुक करें, कोई मटेरियल करें, ईएलपी करें, यार हर तरह का सवाल कॉपी में है, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला सवाल बहुत सारे हैं, देखिए इसमें जितने आज करने उतने करने, बाकी घर जाके इसको पूरा लिखकर अटेम्प्ट करके भी आ सकते हैं, पीडीएफ नोट्स उसमें आ जाएंगे। अब तुरंत देखिए v किसका फंक्शन हो गया अचानक से, s का। बोलिए कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूले सेलेक्ट करने हैं, धीरे धीरे फॉर्मूले एकदम मुख जबानी याद हो जाएंगे, सवाल देखते ही सीधा स्ट्राइक करोगे। बोलो कितना, AT बराबर V dV बाय ds, V रखो, V s स्क्वायर प्लस 3 d बाय ds, V रखो s स्क्वायर प्लस 3, स्टेप खाना नहीं है इस तरीके से। अब बताओ बाहर वाले का करोगे क्या डिफरेंशिएशन, बाहर वाले का तो करने का मतलब ही नहीं है, s स्क्वायर प्लस 3, अंदर वाले का करो 2s, 3 का 0। अब कब पूछा है, एट s इक्वल टू 2 मीटर, तो s की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 कितना आएगा 28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लगाना, यूनिट लगाना, सही है। थोड़ा हाथ तेज चलाइए, खटाखट रह जाए
घर जाके उसको पूरा कर लीजिए, समझते जाइए, क्वेश्चंस करते जाइए, दिमाग चलाइए। 80 चल रहा है, बस 80। सवाल की वैरायटी बदलती जा रही है और आइडेंटिफाई करिए। पिछले में वो टाइम का फंक्शन था, अब ये फंक्शन किसका हो गया? एस का। पूरा क्वेश्चन लिखो, सिस्टमेटिक नोट्स बनाओ, तो क्या होगा बाद में कॉपी सॉल्व एग्जांपल की तरह काम करेगी। सवाल पढ़ा, सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ लिया। अब थीटा से 80 कैसे पहुंचोगे? थीटा का पहले ओमेगा, ओमेगा से अल्फा, फिर 80 बराबर आर अल्फा। कितना आंसर? 12। तो पहले ओमेगा निकालो, डी थीटा बाय डी टी, डी बाय डी टी, थीटा टी क्यू प्लस 3t प्लस 2, 3t स्क्वायर प्लस 3t का 1, 2 का 0, ओमेगा आ गया 3t स्क्वायर प्लस 3। अब अल्फा निकालो, अल्फा डी ओमेगा बाय डी टी, करो 3 टी स्क्वायर का 2t प्लस 3 का 0, अल्फा 60 आ रहा है भाई, टी बराबर 1 सेकेंड रखो, तो अल्फा 6। अब पूछा क्या है? 80, 80 बराबर आर अल्फा, आर 2, अल्फा 6, 80 12। बोलो क्लियर है? फॉर्मूले लिखते चलो, 3 फॉर्मूले पढ़ लिए। पहले में वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम था, फिर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एस था, और फिर लगाया आपने आर एल। बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से सवाल जमे हुए हैं, हर प्रोफाइल पे सवाल आ रहा है। आप देखो, एक बार टाइम का फंक्शन, एक बार एस का फंक्शन, एक बार थीटा का फंक्शन। अगला लिखिए, अब क्या पूछा है? सेंट्रीपिटल आ गया, तो बताओ सेंटीमीटर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर। अब 10 बार लगाना है, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। तो बताओ ए पर तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर एक्सलेशन वी स्क्वायर बाय आर, 4 का स्क्वायर बटे 2, तो सेंटीमीटर एक्सलेशन कितना? 8। ये तो आ गया ए पॉइंट। बी पर सेंटीमीटर एक्सलेशन वी स्क्वायर बाय आर। सर ये अलग अलग संभव है क्या? बिल्कुल संभव है, पूछो कैसे। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर है या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। कैसे पता चला? स्पीड अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है, तो हर पॉइंट पर सेंटीमीटर एक्सलेशन भी अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। देखो आप, अलग अलग है।
हर सवाल कुछ ना कुछ जानकारी अंदर ही अंदर सिखा रहा है कि अच्छा यार सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में तो स्पीड चेंज होती रहती है, अगर स्पीड चेंज होती रहेगी तो हर इंस्टेंट पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी अलग 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 होता रहेगा। हर सवाल इनपुट देता जा रहा है, चीजों को क्लियर करता जा रहा है। अभी आ जाएगा, चिंता मत कर। रूट 45 और सोच लो। रूट 45। अब सवाल अच्छे से पढ़ो। वो कह रहा है फाइंड नेट एक्सीलरेशन। नेट पूछा है भाइयों। नेट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस, मतलब अब मुझे दो चाहिए होंगे, AT और AC। अब सवाल और एडवांस आ गया। पहले AT की लड़ाई, तो V फंक्शन ऑफ टाइम है, तो dV बाय dt। ये अपने आप में पुराना सवाल याद आ गया। वेलोसिटी का फंक्शन 3t स्क्वायर, तो 3 बाहर, t स्क्वायर का 2t, तो AT बराबर 60, t बराबर 1, तो AT कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो AT आ गया। अब मुझे चाहिए AC, तो AC होता है V स्क्वायर बाय, तो पहले V चाहिए होगी, तो उस समय पे V निकाल लो, तो V बराबर 3t स्क्वायर एट t बराबर 1, क्योंकि हर पॉइंट पे तो स्पीड बदल रही होगी ना। अभी ये पिछला सवाल करके आए ना, पिछला सवाल ये तो समझा रहा है, हाँ यार हर पॉइंट पे स्पीड बदलेगी, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने के लिए उसी पॉइंट पर स्पीड को निकालना पड़ेगा। t बराबर 1, तो बताइए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, तो AC 3 का स्क्वायर, रेडियस, तो AC 3, AC भी आ गया, AT भी आ गया। ए नेट अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 36 प्लस 9। बढ़िया सवाल है। एक ही सवाल में भाई ने सब लगवा दिया एक साथ। AT भी लग गया, AC भी लग गया, ए नेट भी लग गया। एक ही प्रश्न में तीनों कॉन्सेप्ट लग गए। अपने आप सवाल धीरे धीरे अपने आप कठिन होते जाएंगे, सवाल आगे बढ़ता जाएगा, प्रोफाइल बदलती जाएगी।
अगला लेख है, हर सवाल कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको सिखाएगा, आपको खुद को अच्छा लगने लग जाएगा, यार मैं सोच पा रहा हूँ, काफी बातें समझ में आ रहा है, सवाल बन रहे हैं, बड़ा अच्छा खुद को महसूस होने लग जाता है। और कोई सवाल पिछले सवाल से मिलता जुलता नहीं है, मजे की बात तो ये है, हर सवाल अलग है। कितना 3, तो वे ठीक है फिर। कितना बता बता, देखो जो पढ़ा हुआ है ना, सब सवालों से, फिजिक्स में ही तो मजा है, सवाल आपको मजबूत बनाते जाते हैं। अब क्या नई चीज आई देखना, इंटरेस्टिंग, मजा आएगा आपको। पढ़ो आज घर जाके, घड़ी लगा के केवल 45 मिनट, ज्यादा नहीं कह रहे, 45 मिनट जो पढ़ाया है वो पढ़ के आ जाओ, कल का लेक्चर और इंटरेस्टिंग होगा। केवल एक टारगेट रखना है, सर्कुलर रोटेशनल सबसे शानदार करना है, पुराने सभी चैप्टरों से, बेसिक मैथ्स, वेक्टर, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, कॉलिजन, इतने सारे चैप्टर पढ़ लिए, पर उन सबसे भारी करना है अपन को सर्कुलर और रोटेशनल। बस ये एक टारगेट लेके चल रहे हैं अपन। देखो अब ये क्या कह रहा है, 12i-16j एक्सीलरेशन दे रखा है, 12i-16j। भाई ये बहुत कुछ कह रहा है, कौन से पॉइंट पर है, पी पर। 12i मतलब आगे की तरफ 12, -16 नीचे। अभी आपने सिखाया था ये टेंजेंट के लॉन्ग है, तो ये एटी है और ये एसी है। क्या ये समझ में आया क्या? ये देखो एक्सिलरेशन दे रखा है, एक्सिलरेशन दे रखा है, 12i आगे की तरफ, -16j नीचे। अब हो गया काम, बहुत हिंट मिल गए। अब बताओ क्या क्या पूछा है, एंगुलर एक्सीलरेशन, तो बताओ पहला सवाल के लिए AT बराबर आर अल्फा, AT 12, रेडियस 4, तो अल्फा 3, ये आ गया आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। अल्फा की यूनिट गलत लगा दी, रेडियन, रेडियन आएगी, रेडियन। ये आ गया एंगुलर एक्सीलरेशन। सब चीजें जुड़ी हुई हैं। अभी तक हम AT-AC निकालते थे, भाई ने AT-AC दे लिया, पूछा कुछ और है। अब बताओ AC आ गया, AC कितना आया,
AC 16। अब AC का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर। V स्क्वायर बाय आर क्यों लगाते हो? V स्क्वायर बाय आर क्यों लगाते हो? ओमेगा पूछा भाई। ओमेगा तो पता नहीं, आर 4। बोलिए, बनी क्या बात? तो 12i माइनस 16j, ये वाली बात समझ में आई क्या? 12i माइनस 16j, 12 आगे और 16 नीचे। फिर तो फॉर्मूले लगा दिए, AT बराबर आर अल्फा, AC बराबर ओमेगा स्क्वायर। सारे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा, ये है। अगले 25 प्रश्न इससे हल कर देंगे, और थोड़ी समझदारी, समझदारी का भी उपयोग, ऐसा नहीं सिर्फ याद कर लिए, समझदारी भी साथ में चाहिए। बढ़े आगे, चलिए सर। अब आप देखो ना, कितने क्वेश्चन ही क्वेश्चन है सारे। अब आप खुद इमेजिन करो यार, इतने क्वेश्चन कर लिए तो भाई ATAC का क्या होगा? ATAC ऐसे कब्जे में आ जाएंगे चारों तरफ से, बचेगा कहां सवाल? तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अगला करते चलो, एकदम ऐसा डिसिप्लिन बनाकर। रोज क्लास आना है, घर पे रोज पढ़ाई करनी है, रोज क्वेश्चन बनाने हैं, रोज पॉजिटिव सोचना है कि बस हाँ सर हम होंगे कामयाब, कहीं सर पीछे नहीं हटना, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं। अगला, हर सवाल कुछ सिखाएगा, ये आप देख लेना। कोई भी पिछले सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है, हर प्रश्न की वैरायटी अलग है, ये खासियत है। पढ़ो घर जाके, और इंटरेस्ट आएगा। ऐसा खुद सोचोगे, अरे सर फिजिक्स की क्लास का इंतजार रहता है सर, फिजिक्स पढ़नी है सर, ऐसा सोचो। फिजिक्स में तो समय बड़ा गंदे से निकलता है सर। मिटाऊं क्या? जल्दी करो फटाफट। सवाल पढ़कर इमेजिनेशन करो, क्या क्या जानकारी दे रखी है। आरपीएम तुम्हें डराता थोड़ी ना है, बूढ़े हो गए हो आरपीएम में तो। 60 से डिवाइड करेंगे, फिर ओमेगा बराबर 2 पाई एफ लगाएंगे। आरपीएम तुम्हें डरा देगा क्या? क्या बात कर दी तुमने? आरपीएम आते ही तो यहाँ से हो जाना चाहिए, सर 60 से डिवाइड करना है, सर 60 से डिवाइड करना है, फिर उससे फिर ओमेगा आएगा 2 पाई एफ। कई लगे पड़े हैं √80² प्लस AC²। अरे 80 तो लाएगा ही नहीं, कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगा रहा है भाइयों और बहनों, कांस्टेंट स्पीड है। तो 80 तो जीरो है, 80 जीरो है, 80 जीरो। क्यों जीरो? कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगाना, लिख लो, कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगाना, 80 जीरो, 80 जीरो। बोलो हाँ है। अब मुझे सिर्फ किस पे हो गया काम? AC पर। तो AC, AC का फॉर्मूला या तो ओमेगा² या V²/R। ओमेगा² लगा रहा हूं, तब ओमेगा पे हाथ अटका ना अपने आप, तो कोने में चलो। फ्रीक्वेंसी 600 RPM, RPM में काम नहीं करना, 60 से डिवाइड।
कितना 10 साइकिल पर सेकेंड। अब ओमेगा 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू 10, तो ओमेगा 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। बोलो, अब यहां रख दो ओमेगा 20 पाई का होल स्क्वायर, रेडियस 20 सेंटीमीटर, 20/100 सेंटीमीटर में नहीं करते सर। ये रेडियस है, पर वहां तो रेडियस दे ही नहीं रखी है, डिस्टेंस दे रखा है। तो बेटा बेसिक याद करना, ये पंखड़ी की पंखड़ी, ये पंखे की पंखड़ी, इस पर ये धूल का कण, धूल का कण ये 20 सेंटीमीटर पर है, ये घूमेगा तो ये तो सर्कल पे तो चक्कर लगाएगा। बता इस सर्कल की रेडियस क्या होगी 20। भाई मन में आता है ना प्रश्न कि यार रेडियस शब्द होना चाहिए, रेडियस तो कहीं है ही नहीं, तो अपन को कहानी याद आनी चाहिए ना कि हाँ सर पहले दिन सिखाया था, बॉडी तो रोटेशन कर रही है पर पंखड़ी पे रखे धूल के कण सर्कुलर मोशन कर रहे हैं अलग अलग रेडियस पर। बोलो क्लियर है क्या उत्तर? 80 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पाई स्क्वायर को 10 बोल देते हैं, पाई स्क्वायर लगभग 10 होता है, 3.14 होता है ना, उसका स्क्वायर करते हैं तो लगभग 10। पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग 10। अभी सवाल को देखो, इसने कितनी बातें सिखाई तुम्हें, कितनी सिखा दी। कांस्टेंट स्पीड है तो AT0 पहला कॉन्सेप्ट, फिर आरपीएम से फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से ओमेगा, और फिर ओमेगा स्क्वायर आर। बस धीरे धीरे हर प्रश्न तुम ऐसा मन में महसूस करो, यार हर प्रश्न मुझे अच्छा करता जा रहा है और मजबूत हो रहा हूं मैं। बस धीरे धीरे सीख जाते हैं सब्जेक्ट। अगला लिखो। न्यूमेरिकल को करने में आनंद लो, अगर इमेजिनेशन करोगे तो मजा भी आएगा, न्यूमेरिकल से भागोगे तो भागते रहोगे। यहाँ थ्योरी पहले के 20 मिनट थी, 20 मिनट में तुमने सारी थ्योरी पढ़ ली, अब उसके बाद तो फिजिक्स है, यही सीखेगा, इसी से दिमाग आगे बढ़ेगा। √20 √20 आ रहा है क्या? देखो, अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, जो जो प्रश्न में दे रखा है पहले लिखो। सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100, तो रेडियस, रेडियस कितनी 100। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या दे दिया 80। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या दे दिया 80। फाइंड नेट, ए नेट
80 स्क्वायर प्लस, अब खुद कुछ कुछ होना चाहिए कि यार ए नेट के लिए 80 और एसी चाहिए, 80 तो है, तो हाथ कहां फंसा, एसी पर। अब तो एसी याद हो रहा होगा, वी स्क्वायर बाय आर, स्पीड दे रखी है, रेडियस दे रखी है। एसी 4, तो 80 2, एसी 4, कितना, √20। ए नेट, ये क्या कहलाता है, ए नेट। यहां तो इसने अच्छा नाम दे दिया, सरल। कभी कभार बोलता है स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, तो जरा सोचो वो भी 80 है, 80 का नाम बताओ ना, 80 का नाम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो कभी वो 80 नहीं बोलता, वो ऐसा बोल देता है स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो भी कौन है, 80 है, क्योंकि स्पीड का बदलना मतलब क्या आना, 80। बस जा रहा हूं मैं। अब थोड़ा बात को गंभीरता से सुनना। दो परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो सब बढ़िया समझ में आ गया सर, अगर केस 1 है सब बढ़िया समझ में आ गया, तो ईएलपी नंबर 3 करिए, 15 प्रश्न, ये रास्ता नंबर 1। सर एकदम सब क्लियर है, सब बढ़िया समझ में आया, ईएलपी नंबर 3 करिए घर जाकर, 15 के 15। दूसरा केस, सर थोड़ा कम समझ में आया, फिजिक्स में सर थोड़ी मुझे फाइटिंग करनी पड़ती है, थोड़ा मैं धीरे करता हूं, पहले इन प्रश्नों को फिर से करिए, इन्हीं प्रश्नों को, और उसके बाद क्या करिए, ईएलपी नंबर 3। दो ही हैं, पर आपको चुनना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सर परफेक्ट समझ में आया, सारी बातें ओके हैं सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ईएलपी नंबर 3 निपटा, 15 के 15 सवाल करके आ कल, और कॉन्फिडेंस को बढ़ा। सर थोड़ा सा मैं अभी सर फाइट मार रहा हूं, अभी और समझना है, इन्हीं प्रश्नों को पहले वापस करो, वापस, और फिर ईएलपी नंबर 3 अटेम्प्ट करो, करना पड़ेगा, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, प्रश्न बनाने से ही होगा। हम इतना क्यों क्वेश्चन करवा रहे हैं, हमें पता ना भाई, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होना, सिर्फ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सीखे, और उस पर खूब सारे अलग अलग वैरायटी के क्या करने हैं, न्यूमेरिकल। हर प्रश्न अलग है, हर प्रश्न अलग है। बताइए क्या समझ में आया इसमें, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड 80। अब इसने देखो पुरानी बातें लिख ली, जो छोटे छोटे सवाल करा के लाते थे अपन, 75 साइकिल इन, अब ये शब्द परेशान कर सकते थे, अब नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अपन ने मेहनत करी है। 75 साइकिल 15 सेकंड में, तो एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय 15/75, और टाइम पीरियड की परिभाषा, पहला दिन, पहली परिभाषा टाइम पीरियड, एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय, तो टाइम पीरियड 1/5, 1/5, तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 5। बोलो क्या ये बात समझ में आई, छोटी सी उसने नई बात निकाल ली, अभी तक वो सीधा देता था, अब पहले उसने निकलवा दिया, एफ आ गया,
तो ओमेगा भी आ जाएगा 2 पाई एफ, कितना 10 पाई, और ओमेगा आ गया तो अब क्या लगा देंगे ओमेगा स्क्वायर आर। क्या बढ़िया छोटे छोटे प्रश्न है। यूनिफॉर्म स्पीड 80 0 हो गया, भाई ने टाइम पीरियड सीधा नहीं दिया, टाइम पीरियड देने का अलग स्टाइल दे दिया। अब बताइए ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा 2 पाई एफ 10 पाई, रेडियस 20 सेंटीमीटर, कभी भी काम सेंटीमीटर में नहीं करना। कितना आंसर 20 200 पाई, अच्छा 20 पाई स्क्वायर, सही है। अच्छा पाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी, तो 20 पाई स्क्वायर लिख दूं, देखो सही है क्या, क्लियर है। अच्छा प्रश्न था, बस 30 पूरे कर लो सर, क्या निपटा दो, क्या ब्रेक का क्या ही करना है, सीधा सर को बुला लेंगे और क्या। चले बनो, चलते रहो, माहौल सेट कर दो, बढ़िया सर, बस आगे बढ़ना है सर, और क्या कुछ नहीं है सर, अब सिर्फ क्वेश्चन फिजिक्स कॉन्सेप्ट, उसी में यात्रा में शामिल हो जाएं, सब चल रहे हैं, अपन भी शामिल हो जाए यात्रा में, बस फिजिक्स बढ़िया करनी है। मूव्स यूनिफॉर्मली, अब ये शब्द नहीं रहेगा, मूव्स यूनिफॉर्मली का मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से चक्कर लगाना, और अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो 80 0। ईएलपी नंबर 3 करनी है आज, हाँ 15 के 15 सवाल, कितने, हाँ ईएलपी नंबर 3। कितना 40, तो यूनिफॉर्मली है तो 80 तो 0 हो गया, रेडियस 25 है तो 25 नहीं 25 बटे 100, ये रेडियस हो, गिवन लिखा करो, अगर डर लगता है गिवन लिखो, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यूनिट पकड़ो, ये स्पीड तो जबरदस्ती का फर्जी शब्द है, पंखा चलता थोड़ी ना है, घूमता है, फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा है, तो ये 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कौन है, एफ, एफ, और एफ से पहले क्या निकलेगा ओमेगा, 2 पाई एफ, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। सर उसने तो सिर्फ एक्सीलरेशन बोला है, तो आप सेंटीपिटल क्यों सोच रहे हो, अरे एटी होता है, एसी होता है और ए नेट होता है, जब 80 0 है तो जो नेट होगा वो एसी ही तो बचेगा। मन में प्रश्न आ सकता है, यार वो एक्सीलरेशन पूछ रहा है आप सेंटीमीटर निकाल रहे हो, अरे भाई जब 80 0 है तो जो एसी है वही तो नेट है, तो जो ए नेट है वही एसी होगा, क्योंकि 80 तो 0 है, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर आर 25 बटे 100, पाई स्क्वायर को 10 मान लो तो 40 आएगा एग्जैक्ट। थक गए क्या, कैसी बात कर, थक कैसे जाते हो, चलो लिख लो, मैं सोचा था 40 तक हो जाते, चलो लिख लो। अब सवाल थोड़ा कठिन आया तो क्लास ही तुमने खत्म करवा दी, सवाल तो अब आए हैं दिमाग वाले, लिखो।
कल का टारगेट ईएलपी नंबर 3, 15 के 15 सवाल, एक भी बच्चा ऐसा नहीं हो जिसकी ईएलपी नहीं करी हो। इस तरह का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लाने की कोशिश करो कि यार इस बार अलग ही चल रहा है, सब बच्चे होमवर्क करके ला रहे हैं, सबके हाथ में ईएलपी होनी चाहिए और ईएलपी के साथ ईएलपी नंबर 3 के हैंड रिटन अटेम्प्ट सॉल्यूशन भी होने चाहिए। कोशिश तो करके देखो। चलो एक बार कहना मान के देख लेते हैं, सवाल तो हो नहीं पा रहे, तो इस बार चेंज कि अब सिर्फ जो गुप्ता जी कहेंगे वही किया जाएगा। ईएलपी नंबर 3 करनी है मतलब करके लानी है। चलिए साहब, धन्यवाद।